हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 को, जो कि द्रोणा बैच में चल रहा है। बायोलॉजी का ये रिवीजन सीरीज है जिसमें हम लोग 30 मिनट्स में चैप्टर रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको 2 या 3 पार्ट में बनाना पड़ा, क्योंकि इसको डिटेल में बताने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा था। इसलिए हम लोग इसको 2-3 पार्ट में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आज सेकंड, इसका थर्ड पार्ट है। ये 2 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, अपलोड हो चुका है। द्रोणा बैच के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में। इससे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख चुके हैं, और साथ ही साथ इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस का ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके विषय में आज जानेंगे। ठीक है तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो मेसोडर्मली एराइज्ड ऑर्गन है, जो कि कैसा है, मस्कुलर है। और इसमें कैसा मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स होता है। क्या होता है, कार्डियक मसल्स होता है। 3 तरह का मसल्स हमारे बॉडी में होता है, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स और ये कार्डियक मसल। तो हार्ट किस चीज से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मसल्स है जिससे हार्ट बना हुआ है। ठीक है, और इसका काम क्या है, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना ही इसका काम है। यानी पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, हार्ट के वजह से हो रहा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम जो मैमल्स हैं, जो हम लोग हैं, जो कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपना बच्चा पैदा करता है, अंडे नहीं देता, उसको हम लोग मैमल्स बोलते हैं। इसके विषय में आप सबको पता होगा। ठीक है, मैमल्स का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यानी कि इसके चैम्बर में कितना होता है, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल होता है। 2 ऊपर चैम्बर होता है, 2 नीचे चैम्बर होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं। ठीक है 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का अपना फायदा है। फायदा ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि आप कह सकते हो ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है ज्यादा है, वो दोनों आपस में मिक्स नहीं करता। तो इसका एक फायदा है कि अगर 4 चैम्बर्ड हार्ट है किसी एनिमल्स में, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो उसका फायदा ये रहता है कि वो ज्यादा अच्छे से एनर्जी को मेंटेन कर सकता है, ज्यादा अच्छे से एनर्जी को गेन कर सकता है, ज्यादा अच्छे ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, अपने बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। साथ ही साथ 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का एक और स्पेशल रीजन ये भी है कि हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड है, अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट काफी मायने में फायदा देता है हम लोग को। ठीक है, अब समझिएगा कि जो मसल्स है उसका, जैसे कि पहले समझिएगा कि जो हार्ट है उसका 4 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर क्या होता है, ऊपर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरिया बोलते हैं, और 2 चैम्बर नीचे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल होता है। ये जो चैम्बर होता है, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला, आपस में क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है, डिवाइडेड होता है। और किसी से डिवाइडेड होता है, सेप्टम से डिवाइडेड होता है। ठीक है, ताकि क्या कर सके, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में दोनों मिक्स ना कर दे। इसीलिए क्या रहता है, एक सेप्टम से ये चारों चैम्बर्स क्या रहता है, सेपरेटेड रहता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ समझिएगा कि जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो मसल्स होता है वो क्या होता है, इसके मुकाबले यानी आर्टरिया के मुकाबले जो वेंट्रिकल वाला जो मसल्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा थिक होता है। इस थिकनेस के कारण क्या होता है कि जो मान लीजिए कि ये जो वेंट्रिकल है पंप करता है, क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ऐसे, तो इसका जो मसल्स है, ये जो एक्स्ट्रा थिकनेस वाला जो मसल्स है, इस प्रेशर को बिल्ड करने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इसका जो वेंट्रिकल का जो मसल्स होता है थिक क्यों होता है, क्योंकि जो वेंट्रिकल है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो पंप करता है, उसके लिए क्या चाहिए, मजबूत मसल्स चाहिए, ताकि वो रप्चर न हो जाए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताएं, तो राइट वाला और लेफ्ट वाला जो चैम्बर्स होता है किससे डिवाइडेड होता है, सेप्टम से डिवाइडेड होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना कर दे। ठीक है, जो 3 चैम्बर्ड एनिमल्स होते हैं, जो 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, आपस में मिक्स कर जाता है, और उनको एनर्जी थोड़ा सा कम मिलता है। उनको जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, वो ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पाता है। पर जो 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स हैं, उनके पास क्या होता है, ज्यादा एफिशिएंसी होता है। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब समझिएगा कि आर्टरिया में और वेंट्रिकल में, ठीक है, क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। इसके अंदर को समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपस में ये एक चैम्बर है आर्टरिया और वेंट्रिकल में, यहाँ पे क्या होता है, एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ताकि ये वाल्व क्या करता है, ये बैक फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां से पंप क्या करता है कि अगर यहां पे छोड़ता है, इस तरफ से अगर डायरेक्शन देता है, ऐसे इस तरह से पंप करता है, तो जो ब्लड है ये फिर ये जो वाल्व ऐसे प्रेजेंट होता है कि जाने के बाद यूनिडायरेक्शनल में ये काम करता है, ताकि क्या कर सके, ब्लड इधर जा रहा है तो वापस से बैक फ्लो ना कर दे। ठीक है, और एक इसको क्या बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं। जैसे सेमी ल्यूनर वाल्व होता है, उसी तरह से क्या होता है, और एक 2 वाल्व होता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जो वेंट्रिकल है उसमें क्या होता है, वाल्व होता है। वाल्व प्रेजेंट के कारण क्या होता है, ब्लड का बैक फ्लो
रोकता है, ठीक है। अब आर्टरीज देखिएगा, आर्टरीज ऐसा समझिए पहले कि आर्टरीज एक ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ वेसल्स है हमारे बॉडी में, एक तरह का समझ लीजिए एक ऐसा पाइप है जो कि क्या करता है कि थिक वॉल्ड होता है। क्या करता है? थिक वॉल्ड होता है। इसका वॉल होता है, क्या होता है? थिक होता है। अब थिक क्यों होता है इसका बताते हैं। मान लीजिए ये हर्ट है, ठीक है। अगर ये हर्ट है और यहाँ से पंप करता है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। क्या रहता है? बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। और ये जो पंप, जो ब्लड पंप है वो क्या करता है? सीधे आर्टरीज में जाता है। तो इस प्रेशर को सहने के लिए जो आर्टरी का जो वॉल होता है वो क्या होता है? काफी ज्यादा थिक होता है। अगर थिन रहेगा तो प्रेशर के कारण वो पाइप क्या हो सकता है? फट सकता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, ये प्रेशर होने के कारण क्या करता है, ब्लड प्रेशर के कारण जब फ्लो करता है तो इसमें यूनिट बैक फ्लो का कोई चांस नहीं रहता है। और बैक फ्लो का कोई चांस न रहने के कारण क्या होता है, इसमें किसी तरह का कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि आर्टरीज क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक, ऐसे ब्लड को कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जो कि डायरेक्ट क्या आ रहा है? लंग से आ रहा है और वो क्या आ रहा है? हार्ट उसको सप्लाई कर रहा है पूरे बॉडी में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं वेन्स के विषय में। तो उसी तरह से आपको बताते हैं कि वेन में क्या होता है कि ये जो वॉल होता है इसका थिन होता है। कंपैरेटिवली थिन इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि वॉल भी प्रेजेंट होता है, ताकि मान लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे आर्टरीज में हर्ट है जो पंप कर रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। पर ये वेन क्या करता है? पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है, तो इसमें किसी तरह का कोई खास प्रेशर नहीं रहता। तो ना प्रेशर होने की वजह से ही क्या होता है, इसका जो वॉल होता है वो क्या होता है? थिन होता है, क्योंकि इसमें जो साइड वाला जो वॉल होता है उसको फटने का कोई चांस नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, अलग चीज है, जैसे इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम गया तो सब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो सब अलग केस है। पर हम नॉर्मल केस का बात कर रहे हैं जिसमें क्या होता है कि इसका जो वॉल है वो कैसा होता है? थिन होता है और वॉल भी प्रेजेंट होता है, ताकि ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है वो बैक फ्लो ना कर जाए, क्योंकि प्रेशर इसमें नहीं है तो बैक फ्लो का चांस है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें वॉल प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को यूनि डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद करता है, ठीक है। अब कैपिलरीज समझिएगा। मान लीजिए कि जो एक आर्टरीज है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये जो आर्टरीज है, मेन वाला पार्ट है, ये आगे चल के क्या होता है, ढेर सारे ब्रांचेस में क्या होता है, ऐसे टूटता है। क्या करता है? ढेर सारे ऐसे ब्रांचेस में टूटता है। तो ये जो ब्रांचेस है छोटे छोटे, जो बहुत ही पतले पतले जो वेसल्स होता है, जो आर्टरीज से टूटता है और वेन से टूटता है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? ये कैपिलरीज बनता है। यानी कि क्या हुआ, ये जो बड़ा वाला जो आर्टरीज है, ये मोटा वाला आर्टरीज है, और जो वेन्स है वो क्या करता है, जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, एकदम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि बहुत पतला होता है और बॉडी के लगभग हर एरिया को कवर करता है। ऐसे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। और पूरे बॉडी में यही कैपिलरीज क्या करता है? ऑक्सीजन को, फूड को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को, कार्बन डाइऑक्साइड को, यही सब पहुंचाने का, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, सब पहुंचाने का काम क्या करता है? यही सब कैपिलरीज करता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया हो, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड को। ब्लड क्या है? एक तरह का लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। हम लोग जो सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है? लंग्स के थ्रू, यानी अल्वेलाई के थ्रू डिफ्यूज कहाँ करता है? ब्लड में करता है। और ब्लड में डिफ्यूज करने के बाद वो कहाँ जाता है? पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। और ये पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ये ब्लड काम कर रहा है। उसी तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जहाँ पे कि ग्लूकोज क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ग्लूकोज को जो हम एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या होता है, जो ब्लड है वो ब्लड में क्या होता है? फूड आता है, यानी ग्लूकोज आता है, प्रोटीन आता है, फैटी एसिड आता है, फैट्स आता है, और पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम इसको भी कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। उसी तरह से जब कोई मेडिसिन खाते हैं, किसी तरह का कोई ड्रग्स लेते हैं, तो सब का सब क्या होता है कि जो ब्लड है वही सब पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। वाटर को भी पहुंचाने का काम कौन करता है? ये ब्लड वगैरह ही करता है, ठीक है। पूरे बॉडी में समझ लीजिए कि जो भी चीज पहुंच रहा है एक सेल से दूसरे जगह, पूरे बॉडी में हम लोग कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो हर एक बॉडी तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, ठीक है। अब ब्लड का कंपोनेंट कितना है, ब्लड का सेल्स कितना है? बेसिकली ब्लड का 4 तरह का सेल होता है, जिसको हम पहले बोलते हैं आरबीसी, जिसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स होता है, और एक दूसरा होता है प्लेटलेट्स, तीसरा होता है प्लाज्मा, और चौथा होता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि इन सब का काम क्या है। जो आरबीसी है उसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उस हीमोग्लोबिन में ही क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, ग्लोबिन वाला पार्ट होता है, और एक हीम वाला पार्ट होता है, और
यही क्या करता है कि ऑक्सीजन को पकड़ता है और कहाँ पहुंचाता है, पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि आरबीसी का मेन काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज का काम है। यानी कि जो लंग्स से हम लोग ऑक्सीजन खींच रहे हैं अंदर और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच रहा है हर एक सेल में, वो किसके वजह से पहुंच रहा है, ये आरबीसी की वजह से पहुंच रहा है। और आरबीसी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, उसी तरह से अब मान लीजिए जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, अदर गैसेस जो माइन्यूट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, उस सबको पहुंचाने का काम कौन करता है, ये आरबीसी ही करता है। जो गैस बाहर निकलता है वो भी हम लोग आरबीसी के थ्रू ही हम लोग बाहर इनहेल एक्सहेल करते हैं, और जो इनहेल करते हैं वो भी बॉडी में पहुंचता है आरबीसी के थ्रू। ठीक है, अब समझिएगा ये जो प्लेटलेट्स है उसका काम क्या है। प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग का। इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का काम है। जैसे मान लीजिए किसी का अगर कुछ कट छट जाता है हाथ पर, तो वो क्या होता है, एक कास्केड प्रोसेस चलता है जिसमें फिब्रिनोजेन नाम का एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है कि मान लीजिए कि ये टिश्यू है और यहाँ पे क्या हुआ, हल्का कट छट गया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, ऐसे ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ताकि क्या कर सके, ब्लड को बाहर ना आने दे। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। और इसमें मेन पार्टिसिपेंट कौन होता है, प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग करवाना होता है। कट छट गया तो ब्लड पे जो धक्का बनेगा ताकि ब्लड बाहर ना आए, बॉडी से वेस्ट ब्लड ना हो। ठीक है, और ये काम कौन करता है, ब्लड करता है, ब्लड सॉरी प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, अब प्लाज्मा समझिएगा। प्लाज्मा क्या होता है कि एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझ लिया कि सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, इसमें वाटर डिसॉल्व होता है। साथ ही साथ क्या होता है, बॉडी का जो ऑस्मोलरिटी का काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का जो काम होता है, वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। यानी कि समझ लीजिए कि आपके बॉडी में जो पानी का कमी हो रहा है, पानी का अधिकता हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है पानी से रिलेटेड, साथ ही साथ फ्लूइड से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है बॉडी में, वो सब कौन देखता है, ये प्लाज्मा देखता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं चीज अगर समझ लीजिए कि 90% प्लाज्मा क्या होता है, ये बना होता है पानी से, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है, जैसे ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है, ये सब का अलग अलग काम है। कुछ का काम रेस्पिरेटरी पिगमेंट में होता है, कुछ का काम क्या होता है, वाटर ऑस्मो रेगुलेशन में काम होता है। ज्यादातर ये काम क्या करता है, बॉडी का ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी का काम क्या है। डब्ल्यूबीसी का मेन काम है डिफेंस मैकेनिज्म में। क्या है इसका काम है, डिफेंस मैकेनिज्म में। जैसे समझ लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि आपके बॉडी पे किसी तरह का कोई बैक्टीरिया या वायरस क्या करता है, इंटर करता है, अटैक करता है, तो उस दौरान क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आगे आता है और उस बैक्टीरिया को स्टडी करके उसको मारने का कोशिश करता है। इसके साथ बहुत सारा सेल्स होता है, जैसे न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल्स होता है, इसिनोफिल्स होता है। साथ ही साथ इसका और जैसे जो हेल्पर सेल होता है, टी किलर सेल होता है, किलर सेल होता है, ये सब मिलकर क्या करता है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये समझ लीजिए कि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन पूरे संभाले हुए है, ये डब्ल्यूबीसी ही संभाले हुए। आई होप कि अच्छे से ये जो ब्लड का कंपोनेंट है वो समझ में आ गया। ठीक है, अब समझिएगा ब्लड क्या है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें कुछ सॉलिड कंपोनेंट होता है यानी कि सेल्स होता है, और कुछ क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो अब जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसमें आरबीसी होता है, इसका काम क्या है, गैसेस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, जो कि अभी ऊपर बता चुके हैं। और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग आपके बॉडी में जो भी कर रहा है वो क्या कर रहा है, प्लेटलेट्स कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से प्लाज्मा क्या होता है, इसका येलोइश कलर होता है, और इसमें क्या होता है 90% वाटर होता है, और 10% क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और सबका काम आपका ऊपर हम समझा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लिम्फ के विषय में, और प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि लिम्फ क्या होता है। आपको बताते हैं लिम्फ क्या होता है। एक चीज समझिएगा कि ऐसा कलरलेस लिक्विड होता है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि ट्रांसपेरेंट टाइप का लिक्विड होता है, जिसमें कभी कभी कलर कम दिखाई पड़ता है। ठीक है, निवाइटिस मान सकते हो या कलरलेस मान सकते हो। ठीक है, ऐसा क्या होता है, मान लीजिए कि अगर ब्लड का जो कैपिलरीज है वो क्या करता है, पूरे बॉडी में मूव करता है। क्या करता है, पूरे बॉडी में मूव करता है। ठीक है, और हर एक टिश्यू के पास जाता है, हर एक क्या करता है, टिश्यू के पास जाता है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है वो लास्ट में जाके इतना पतला हो जाता है। ठीक है, एक बात बताता है आपको, जैसे मान लीजिए कि ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, तो ब्लड कैपिलरी क्या होता है कि यहाँ पे जाके इतना पतला हो जाता है कि ब्लड में से क्या निकलने लगता है, कुछ कुछ प्रोटीन बाहर आने लगता है। क्या करता है, बाहर आने लगता है, किसके साथ, प्लाज्मा के साथ। लेकिन जो आरबीसी होता है, ठीक है, और जो डब्ल्यूबीसी होता है, बेसिकली वो ज्यादातर क्या होता है, ब्लड में ऐसे चलते रहता है। लेकिन ये ब्लड कैपिलरीज इतना ज्यादा पतला हो जाता है कि क्या होता है, ब्लड का कुछ कंपोनेंट जैसे कुछ प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, या ग्लूकोज हो गया,
और WBC हो गया, ये सब पार्ट क्या करता है कि कुछ कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, यानी कि टिश्यू जहाँ पे कि ये जो सेल्स है वहाँ पे क्या आता है, आ जाता है, ठीक है, ताकि सेल्स को क्या मिल सके, ग्लूकोज मिल सके, प्रोटीन मिल सके। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये जो पार्ट है जिसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, प्लाज्मा वाला जो फ्लूइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जब ब्लड फ्लो करता है तो जब टिश्यू वाले पार्ट में पहुंचता है तो कैपिलरीज क्या होता है कि बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, यानी जो ये जो ब्रांच है आर्टरीज का, जो वेन्स का ब्रांच होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो ब्लड का कुछ पार्ट क्या करता है कि कैपिलरीज में से निकल के क्या होता है, बाहर आने लगता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, WBC हो गया, वाटर हो गया, कुछ आयंस हो गया, ये सब क्या करता है, ये टिश्यू वाले पार्ट में, सेल्स वाले पार्ट में आ जाता है, ताकि सेल्स को क्या मिल सके, ग्लूकोज, प्रोटीन, WBC वगैरह सारा। जब ब्लड का कैपिलरीज पतला होता है तो इसे क्या होता है, प्रोटीन, ग्लूकोज, WBC ब्लड से बाहर आ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या बताते हैं कि एक क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम चलता है, जो क्या करता है, ये जो बाहर जो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, WBC है, ये सब जो ब्लड में से जो कम हो गया है, वो क्या हो गया, वापस इसको कलेक्ट करके वापस से ब्लड में हम लोग डालते हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि हार्ट है, क्या है ये, हार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि वापस से एक क्या चलता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम चलता है, जो कि प्रोटीन बाहर है, ग्लूकोज है, WBC है, ये सब को क्या करता है, वापस से कलेक्ट करता है और वापस से क्या करता है, हार्ट में डालता है, ताकि जो ब्लड का जो प्रोटीन, ग्लूकोज, WBC सब जो कम हुआ था, वो सब क्या हो सके, वापस से ब्लड को बैलेंस कर सके। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है, जैसे कि टॉन्सिल होता है, स्प्लीन होता है, पेयर पैचेस होता है, और ये सब पूरे मिल को क्या बनाता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम को बनाता है, ठीक है। और इसका मेन कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, WBC है, और एक तरह का ये कलरलेस लिक्विड है, जो कि पूरे बॉडी में इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या करता है, ये फ्लो करता है, और जहां जहां जो चीज का जरूरत है उस चीज को वो क्या करता है, देता है, ठीक है। आई होप लिम्फ को आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग डबल सर्कुलेशन पकड़ते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको हम बताते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। जैसे समझिएगा, डबल सर्कुलेशन का मतलब ही क्या होता है कि दो बार सर्कुलेशन, ठीक है। तो मान लीजिए एक हार्ट है, ठीक है, और क्या कर रहा है, यहाँ पे लंग्स है, क्या है, यहाँ लंग्स है, यहाँ पे लंग्स है, और यहाँ पे क्या है, पूरा बॉडी है, क्या है, पूरा बॉडी, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं आपको कि जब लंग्स, जब हार्ट है, वो एक बार क्या करता है, अपना जब ब्लड पंप करके लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स से वापस आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, सर्कुलेशन। ऐसे समझिएगा आप कि एक बार क्या होता है, मान लीजिए अभी हार्ट में क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करता है, ये पंप करता है, और पंप करने के बाद कहाँ भेजता है, लंग्स में भेजता है, और लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस लाता है, यानी कि जो ब्लड यहाँ से जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ेगा और वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा, और उस ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ये जो सर्कुलेशन एक, जिसमें देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, एक सर्कुलेशन बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आया है, ये क्या करेगा, ये हार्ट क्या करेगा, वापस से कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, वापस से कहाँ जाएगा, ये फिर से हार्ट में जाएगा। तो एक सर्कुलेशन हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि हार्ट से कहाँ जा रहा है, लंग से, और लंग से वापस हार्ट में आ रहा है। और दूसरा सर्कुलेशन क्या है कि जो हार्ट है वो कहाँ जा रहा है, बॉडी में ब्लड को भेज रहा है, और बॉडी से वापस कहाँ जा रहा है, हार्ट में भेज रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो आपको ये डबल सर्कुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक बार जब ब्लड क्या करता है, लंग्स में भेजता है, तो उसको हम पल्मोनरी बोलते हैं, और जब वापस से वो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को पकड़ता है और बॉडी में भेजता है, और बॉडी से वापस क्या करता है, हार्ट में जब कलेक्ट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जो प्लांट में जो चीजें ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे कैसे होता है, उसके विषय में जानना है। तो सबसे पहले तो समझिए कि जो प्लांट में दो तरह का टिश्यू होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए दो तरह का टिश्यू होता है। एक वस्कुलर टिश्यू है, जिसमें कि एक टिश्यू आता है जाइलम, और एक आता है फ्लोएम आता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो जाइलम है वो क्या करता है, वाटर को कैरी करता है, यानी जो H2O है वो कैरी करता है रूट से, ये जो रूट्स है प्लांट का, उसे क्या करता है कि H2O का आयंस खींचता है और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो मिनरल्स है उसको भी क्या करता है, ये पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये सब खींचता कहाँ से है, जमीन के नीचे से, रूट्स के थ्रू क्या करता है, रूट का जो हेयर्स होता है उसके थ्रू वाटर्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और फिर कहाँ भेजता है, पूरे प्लांट के बॉडी में भेजता है, ठीक है। आगे एक चीज समझिएगा
कि जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि वाटर ऊपर चढ़ता है तो इसके लिए किसी तरह का कोई एनर्जी नहीं चाहिए, एक तरह का ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होता है, एक तरह का फोर्स क्रिएट होता है जिसके वजह से क्या होता है ये ऊपर खिंचाता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें अगर जाइलम काम करेगा तो किसी तरह का कोई एनर्जी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण क्या होता है वाटर ऊपर जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा ये जो फ्लोएम है उसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को कैरी करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लिप्स है उसमें क्या बना है, उसमें ग्लूकोज अभी प्रोड्यूस हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वो जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा लिप्स से पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम लिप्स टू रूट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है एनर्जी यूज होता है। एक बात समझिएगा कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी तरह का कोई ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट नहीं होता है और कोई किसी तरह का कोई कोहेशन एडिशन भी किसी तरह का कोई क्रिएट नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमको फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए जो लिप्स का जो ग्लूकोज है उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और इसमें क्या होता है कि ये जो रेस्पिरेशन के दौरान जो एटीपी प्रोड्यूस हुआ है उस दौरान वो जो एटीपी क्या होगा यूज होगा ये ट्रांसपोर्टेशन। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझिएगा ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक बात बताते हैं आपको। जैसे क्या होता है ना कि प्लांट में जैसे क्या होता है, मान लीजिए प्लांट का ये पत्ती है, क्या है ये प्लांट का पत्ती है, तो इसमें जो स्टोमाटा होता है, ठीक है ना, स्टोमाटा होता है वो क्या होता है उसके थ्रू जो वाटर का लॉस होता है, जो वाटर का लॉस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लिव्स ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। आप ऐसा सिंपली कर सकते हो कि जब प्लांट से पानी का लॉस होता है, अब ये जो ट्रांसपिरेशन है वो रूट के थ्रू भी कभी कभी होता है जब पानी के आसपास में जम जाता है। तो मान लीजिए कि कोई प्लांट है या फिर कोई पेड़ पौधा है, उसके पास पानी नहीं था, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, सूखा पे उगा हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से बारिश पड़ा और वहां पे आसपास में बहुत दिन तक पानी है जो जम गया। तो कुछ कुछ प्लांट जिसका ट्रांसपिरेशनल रेट ठीक नहीं हो, पानी को जल्दी जल्दी छोड़ नहीं सकता है, वो क्या कर सकता है वो मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो अंदर का जो टिश्यू है वो सड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्लांट जैसे जामुन का पौधा हो गया, आम का पौधा हो गया, ये सब का जो पेड़ है ये सब क्या करता है कि ट्रांसपिरेशनल रेट सबका अच्छा है, इसलिए सब सड़ता नहीं, थोड़ा सा पानी को ये अच्छे से सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट और लिव्स ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होगा, ठीक है। अब समझिएगा कि इससे क्या होता है, इससे मान लीजिए कि अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, क्या होता है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो इस दौरान क्या होता है जो प्लांट का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो अगर इससे वाटर लॉस करेगा तो क्या होगा, इसे टेम्परेचर क्या होगा बॉडी का कम होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग में भी क्या होता है स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग के कारण क्या होता है हमारा बॉडी कूल डाउन होता है। गर्मी के दिन में हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, तो एक तरह का मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी क्या करता है टेम्परेचर को बॉडी को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काफी ज्यादा मदद करता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसलोकेशन समझिएगा, ये जो फ्लोएम जो काम कर रहा था, फ्लोएम क्या कर रहा था, ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट था उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा था, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें प्लांट का जो ग्लूकोज है वो अलग अलग पत्तियों में जाता है, अलग अलग स्टेम्स में जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है, अलग अलग पार्ट में जाता है फूड्स को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। आपका यहीं पे ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और ये जो हम लोग जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट का और एनिमल का दोनों का, यानी ह्यूमन का और प्लांट का दोनों यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के विषय में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी के लास्ट लंबर वर्टिब्रे पे सिचुएटेड होता है, जहाँ पे वर्टिब्रे के एक साइड में एक किडनी होता है, दूसरे साइड में सेकंड किडनी होता है, ठीक है। अब किडनी का कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो किडनी में एक पेयर ऑफ किडनी होता है जो कि ये दोनों साइड है, एक तरफ इस साइड और एक तरफ इस साइड, दोनों तरफ एक एक किडनी होता है। और पेयर ऑफ यूरेटर होता है जो कि कहाँ से निकलता है, ये किडनी से निकलता है, जो कि फिल्ट्रेट्स को यानी जो यूरिन होता है उसको कहाँ लेकर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आता है। कहाँ लेकर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आता है। ये यूरिनरी ब्लैडर एक टेम्पोररी स्टोरेज होता है। मान लीजिए कि यहाँ से यूरिन आ रहा है, यहाँ से यूरिन यहाँ से आ रहा है, तो क्या होता है कि यूरिन का यहाँ फिल होते रहता है, और जब फिल हो जाता है तो ये साइड वाले वॉल पे क्या होता है कि प्रेशर लगाता है। जब प्रेशर लगाता है तो क्या होता है अर्ज ऑफ टॉयलेट आता है, जिसको हम लोग मिक्टूरेशन भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं मिक्टूरेशन कहते हैं, ठीक है।
और ये जो जब अर्ज आता है म्यूटेशन का तो क्या होता है, यूरेथ्रा से क्या होता है, ये पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है। जो मेल होता है उसको पेनिस के थ्रू निकलता है, और जो फीमेल होता है उसको वेजाइना के थ्रू ये निकलता है, जिसको हम लोग क्या नाम लेते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या होता है, यूरेथ्रा बोलते हैं। आ गया वो समझ में कि एक किडनी है, ठीक है, जहाँ से क्या एक पेयर ऑफ किडनी है, एक पेयर ऑफ यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, और एक क्या है, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा यूरिन को बॉडी से बाहर लेकर जाता है, यूरेटर क्या करता है, किडनी से लेकर आता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज है यूरिन के लिए। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। इस किडनी के ऊपर दो क्या होता है, एक ग्लैंड होता है, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों किडनी पे एक होता है, जिसको हम लोग एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं, एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं। और ये रिलीज करता है कोलेकोटेमाइंस, जिसमें कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रहता है, जो कि हमारे बॉडी को फाइट और फ्लाइट के सिचुएशन में काम करने में मदद देता है, ठीक है, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोलेकोटेमाइंस बोलते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है, तो पहले प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आयोटा है जिसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, ये आयोटा क्या होता है कि ब्लड लेकर आता है किडनी में, और जब किडनी में ब्लड लेकर आता है तो जो किडनी वाला जो बीन्स है, ये दोनों, इसको बीन शेप का होता है, इसको किडनी बीन बोल सकते हैं हम लोग। तो किडनी भी क्या करता है, ये दोनों को फिल्टर करता है। क्या करता है, दोनों को फिल्टर करता है। अब ये जो फिल्ट्रेट है वो पास कहाँ करता है, यूरेटर के थ्रू पास कहाँ करता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में पास करता है। ये पेयर ऑफ यूरेटर है तो दोनों के थ्रू क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में आके गिरेगा, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पोरली ये चीज स्टोर होगा। आगे देखते हैं हम लोग कि अब जो किडनी है उसका फंक्शन क्या है। तो किडनी का फंक्शन ये है कि हमारे बॉडी में जब लिवर काम करता है तो उसमें एक यूरिया साइकिल चलता है। उस दौरान क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और ये जो यूरिया होता है हमारे ब्लड में क्या होता है, एक एक्युमुलेट होने लगता है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए किडनी क्या करता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है। यानी हमारे बॉडी में एक प्रोसेस चलता है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड बोलते हैं। और ये यूरिक एसिड कौन निकालता है, किडनी निकालता है, ब्लड में से फिल्टर करता है, यानी प्यूरिफाई करता है ब्लड को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें किडनी का क्या फंक्शन है, तो नाइट्रोजनस बेस को बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है, किडनी का है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझिए। ये जो आगे इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं वेमेन कैप्सूल बोलते हैं, ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आगे वाला स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, और पीछे वाला दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा कि जो ब्लड लेकर आ रहा है, जो आर्टरी जो ब्लड लेकर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। इसको एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और ये जो ब्लड लेकर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये जब आर्टरीज ब्लड लेकर आता है तो इसमें जो इसका जो पैसेज होता है, शुरू में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और जब नज़दीक आते रहता है तो ये क्या होता है, ये बहुत नैरो पाथ हो जाता है। इस नैरो पाथ की वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर के कारण ही क्या होता है कि बहुत सारा जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि कुछ प्रोटीन हो गया, कुछ आयंस हो गया, और वाटर हो गया, कुछ जैसे कि कुछ मिनरल्स हो गया, वो सब क्या करता है, इस वाले एरिया में आके यहाँ पे एक्युमुलेट कर देता है, ठीक है। अब ये जो एरिया है, इसमें क्या करता है कि फिर इस वाले पार्ट में आता है, और यहाँ से कहाँ चल जाता है, पीसीटी में चल जाता है, यानी पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में चल जाता है, ठीक है। अब आगे आपको हम बताते हैं कि पीसीटी के बाद क्या होता है, ये जो ब्लड है ये वापस से क्या करता है, इसको वासा रेक्टा बोलते हैं, और वासा रेक्टा पीसीटी और लूप ऑफ हेनले को क्या करता है, कवर करता है दोनों साइड से। समझिएगा, ये जो नीचे जा रहा है पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप बोलते हैं, और इसको ऊपर जो जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग लूप बोलते हैं, असेंडिंग लूप बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हुआ और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हुआ, और ये जो है पार्ट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लूप ऑफ हेनले बोल रहे हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। आई होप ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे कि इसका काम क्या है, पीसीटी का काम क्या है, लूप ऑफ हेनले का काम क्या है, डिसेंडिंग का क्या पार्ट है, काम है, असेंडिंग का क्या काम है, ये डीसीटी का क्या काम है, और ये कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है, कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है, बताते हैं आपको। पहले तो समझिएगा कि ये जो फिल्ट्रेट जो आ रहा है ब्लड से, ठीक है, इसमें जब प्रेशर के कारण जब ब्लड से बाहर निकलता है ये फिल्ट्रेट, तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस्ड ही रहता है, उसके साथ साथ बहुत सारा वाटर मिला हुआ होता है, कुछ ग्लूकोज भी होता है, कुछ अमोनिया होता है, अमीनो एसिड कुछ होता है, कुछ प्रोटीन होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि
वाटर काफ़ी लार्ज अमाउंट में वाटर क्या होता है ब्लड से बाहर आ जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ब्लड से बाहर आ जाएगा पानी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, ऑस्मोलरिटी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या करते हैं, ये जो भाषा रेक्टा है वो पीसीटी को और डीसीटी को क्या करता है कि फिर से घूमता है, ताकि क्या कर सके कि अच्छे से ज़्यादा चीज़ों को वापस से रीऑब्जॉर्व कर सके। मान लीजिए अभी ये यहाँ पे जो फिल्ट्रेट हुआ है वो फिल्ट्रेट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि अभी फिल्ट्रेट है, वो फाइनल यूरिन नहीं है, उसमें सिर्फ पानी वगैरह और मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट है वो सब क्या होगा, जब रीऑब्जर्व होगा तो फिर क्या होगा, ये चीज़ें दोबारा से यूरिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आपको हम बताते हैं पीसीडी वाला पार्ट में सबसे ज़्यादा रीऑब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो फिल्ट्रेट है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, बाद में ये जो डिसेंडिंग लूप है, ठीक है, यहाँ से भी चीज़ें क्या होता है रीअब्जॉर्ब होता है, और लूप ऑफ हेनले से भी क्या होता है चीज़ें रीअब्जॉर्ब होता है। असेंडिंग वाला पार्ट, डिसेंडिंग वाला पार्ट और लूप ऑफ हेनले, इन तीनों में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने का कोशिश किया जाता है, यानी कि जो NaCl है यानी कि सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, ठीक है, दोनों को एब्जॉर्ब किया जाता है। और क्या जरूरत पड़ता है तो ये जो ऊपर वाले को पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो इस दोनों पोर्शन में से क्या होता है कि इसको इंटरस्टिशियम फ्लूइड है वहां से अंदर भी जाता है कुछ और कुछ बाहर भी आता है। इसी से क्या होता है कि ऑस्मोटिक बैलेंस बनता है और इसी से ऑस्मोलरिटी बॉडी का मेंटेन होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। डीसीटी तक पहुंचते पहुंचते, जिसको डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यूरिन लगभग बन जाता है और फिर ये यूरिन कहाँ आके फिल्टर होता है, ये कलेक्टिंग ट्यूब में होता है। अब कलेक्टिंग ट्यूब से ये कहाँ जाएगा, कैलिसिस में जाएगा, और कैलिसिस से कहाँ जाएगा, फिर वो किडनी के थ्रू यानी कि यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा, वो ये आके कहाँ कलेक्ट होगा, इसमें कलेक्ट होगा, और इसके थ्रू फिर कहाँ जाएगा, ये बॉडी से बाहर जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा बोल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, देखते हैं क्या होता है। ये जो बोमेंस कैप्सूल था यानी ग्लोमेरुलस था, इससे जो फिल्ट्रेशन होता है, जो इसका रेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो पार्ट जितना ब्लड को फिल्टर करेगा, जितना फिल्ट्रेट्स बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। यानी कि इसको हम लोग सिंपली टर्म में भी क्या बोल सकते हैं, इसको GFR यानी ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट बोल सकते हैं। यानी ये जो ब्लड आ रहा है और ये वाला जो पार्ट है जितना फिल्टर करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, GFR बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले जो आपको हम बता रहे थे, ये जो ट्यूबुल्स में से जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन जो फिल्ट्रेट्स का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जैसे कि Na+ हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या करता है, ये सब को क्या किया जाता है, वापस से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर को भी क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ताकि ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी हो, उसका जो ऑस्मोसिस का जो कैपेसिटी हो, वो सब क्या रहे, मेंटेन रहे, और जो बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो भी क्या रहे, मेंटेन रहे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं सिक्रेशन क्या होता है। कि मान लीजिए कि कुछ चीज है, जैसे मान लीजिए इधर देखिए, ऐसे अगर ये फ्लूइड जा रहा है यहाँ पे ऐसे, तो क्या होता है कि जो मेडुला होता है यहाँ पे, जो आपको बताया था कुछ देर पहले कि मेडुला वाला पार्ट, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, इसमें से क्या होता है कि इंटरस्टिशियम में से क्या होता है, कुछ चीजें इसके अंदर भी जाता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रेशन बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब होम्योडायलिसिस क्या होता है, मान लीजिए कोई आदमी का किडनी खराब हो गया है, तो किडनी अच्छे से काम नहीं करता है, तो ब्लड में क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेस्ड जो यूरिक एसिड है, उसका क्या होता है, एक्युमुलेशन बहुत तेज होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो आदमी को अपना डायलिसिस करवाना पड़ता है। यानी समझ लिए कि समय टू समय क्या होता है कि उसको अपना जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करवाना पड़ता है। ठीक है ना, उसको फिल्टर करवाना पड़ता है। तो इसके लिए एक मशीन आता है, आर्टिफिशियल मशीन आता है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, एक तरह का ऐसा मशीन है जिसमें क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स लगा रहता है, और इसके थ्रू जब ब्लड को पास करवाया जाता है तो क्या होता है कि ब्लड अलग हो जाता है, और ये जो फिल्टर उसका जो यूरिक एसिड है यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस्ड है, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योडायलिसिस बोलते हैं। और ये सप्ताह में 2 या 3 बार करवाया जाता है, डिपेंड करता है कि उसके बॉडी में कितना यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और डिपेंड करता है कि वो किडनी के खराब होने का कौन सा स्टेज पे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा प्लांट में सिक्रेशन कैसे होता है। प्लांट में भी बहुत सारा वेस्ट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वो सब क्या होता है, अलग अलग उसके ऑर्गन से क्या होता है, सीक्रेट होता है। जैसे समझ लीजिए कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो O2 निकलता है, वो क्या होता है, लिफ्ट के थ्रू बाहर निकलता है। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलेगा, वो उसके लिए एक तरह का क्या है, वेस्ट है, तो भी क्या करता है, प्लांट से बाहर निकलता है। और
और जो वाटर होता है वो भी क्या होता है, बाहर निकलता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। और आपको पता होगा कि ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है, लीव्स में होता है। उसी तरह से आप समझिएगा कि जो रूट्स जो सॉइल होता है रूट्स में, वो भी क्या करता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को छोड़ता है सॉइल में, ठीक है ना। अब समझिएगा लास्ट पॉइंट ये है कि लीफ में और जो बार्क में जो बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी क्या करता है, लीफ से और बार्क से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करवाएंगे, जो शायद मंडे से हो जाएगा, ये 2-3 दिन के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उस दौरान क्या करेंगे, इसका सारा ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सारा सब्जेक्टिव जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबको हम लोग क्या करवाएंगे, इस सबको हम अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पे भी खासा ध्यान देंगे ताकि क्या हो, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। क्यों, चलिए